नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बातें करेंगे गुप्तोत्तर काल के संबंध में। चूँकि गुप्तों के पतन के पश्चात जो भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। कोई बड़ा विशाल साम्राज्य नहीं था जो संपूर्ण भारत पर शासन कर सके। ऐसी स्थिति में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और इनमें आपको मालवा के थे, फिर आपको गुजरात सौराष्ट्र का, बंगाल का, आपको बंगाल में आपको पाल वंश है, बंगाल में ही इसके पूर्व का, ठीक ना, गुप्तोत्तर काल में। तो इसे भी एक राजपूताना राजवंश में और एक पूर्व में। तो मैं इसमें आपको मुख्य रूप से जो बताया हूँ, यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि हर्षवर्धन जो है, यही चूँकि उत्तर भारत में गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र जो है ये कन्नौज बन जाता है। कन्नौज गंगा और आपको जो है कि यमुना नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित था। इसके पीछे कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी और गुप्तों के पतन के बाद हर्षवर्धन ने एक सार्वभौमिक उत्तर भारत का शासक बना, जिसने उत्तर भारत पर साम्राज्य स्थापित किया। दक्षिण भारत में इसने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा यह पराजित होता है। ऐसी जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये सारी चर्चाएं, बातें जो हैं, हमें आपको देखने को मिलती है। तो आइए हम प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न के रूप में हम सब आइए देखते हैं। और यहाँ पे सुमिलित करने को दे दिया है। सुमिलित करने में आपको दिया है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ उसके रचनाकार दे दिए गए हैं, पुस्तक और उसके रचनाकार। तो यहाँ हर्षवर्धन और मयूर, प्रियदर्शिका, वेनसोंग, शिव के हर्षवर्धन या सूर्य शतक, बाणभट्ट, ये आपको मिलान करना है। तो हर्षचरितम की रचना आपको बाणभट्ट के द्वारा किया गया। प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। शिव के वेनसोंग और आपको जो है मयूर के द्वारा आपको क्या किया गया, तो ये सूर्य शतक के रचना की गई। ये बातें तो इस तरह आप जब देखोगे तो पहले का आपको क्या आता है, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और पहले का 1। तो 4 3 2 1, ये आपको 4 3 2 1 यानी ऑप्शन संख्या 1 जो है ये बिल्कुल है, ठीक ना। यहीं पे बाणभट्ट के अलावा जो है और भी है कादम्बरी। कादम्बरी के भी रचना आपको किसके द्वारा किया गया है, तो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, सॉरी बाणभट्ट के द्वारा। और आपको हर्षवर्धन के द्वारा भी कई पुस्तकों के रचना की गई, जैसे नागानंद, रत्नावली, ठीक ना, ये आपको क्या है, रत्नावली, ये सभी रचनाएं इनके द्वारा की गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर हम लोग चलते हैं। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का समर्थक होने के पश्चात भी ब्राह्मण धर्म में उसकी अभिरुचि कम नहीं थी। वह प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत महामोक्ष परिषद का आयोजन जो था ये करता था। अब ये इसके साथ साथ ही यहाँ पे 2 बातें और बता दे रहा हूँ कि कन्नौज में इसने 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया कन्नौज में, ठीक ना। नेक्स्ट, इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो वेनसोंग ने की थी।
वेन सॉन्ग ने की थी। आप सबको एक बात और बता दूं कि वेन सॉन्ग जो था ये महामोक्ष परिषद में भाग भी लिया था। वेन सॉन्ग, ठीक ना, वेन सॉन्ग ने भी इसमें भाग लिया है, ने भी इसमें भाग लिया है। ये ऐसी बातें जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन जो था ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से अपने को ताल्लुकात रखता था। नेक्स्ट आइए, कन्नौज सभा में बौद्ध धर्म के किस शाखा के प्रधानता थे? तो कन्नौज सभा में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रधानता थी। और मैंने पीछे बताया ही कि इसने कन्नौज में आपको जो है, कन्नौज में पांचवी बौद्ध संगति को बुलाया था, संगति का आयोजन किया किया। और आपको जो है, फिर आपको जो है कि जिसकी अध्यक्षता वेन सॉन्ग ने की थी, वेन सॉन्ग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेन सॉन्ग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। ये बातें आपसे संबंधित हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, बाणभट्ट किसका दरबारी था? तो बाणभट्ट बच्चा ये दरबारी किसका था? हर्षवर्धन का यह दरबारी था। और पीछे ही मैंने बताया कि बाणभट्ट के द्वारा कादंबरी और हर्षचरितम, इसके हर्षचरित के रचना की गई, ठीक ना। हर्षचरित नामक ग्रंथ के इसने रचना की। इसी हर्षचरितम में आपको मौर्य वंश के अंतिम शासक के जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के, मौर्यों के पतन के जानकारी मिलती है। ये आपको प्रमुख बातें हुई, ठीक। नेक्स्ट चलिए आगे। हर्षवर्धन ने किसकी सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को खोजने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये आपको जो थे दिवाकर मित्र, ये दिवाकर मित्र के सहायता से हर्षवर्धन जो था ये अपनी बहन राज्यश्री को खोजने में सफलता प्राप्त की थी। इसके पीछे के पता होना चाहिए कि राज्यश्री जो थे इसके पति का नाम क्या था? पति तो ग्रहवर्मन था, ग्रहवर्मन, और जिसकी हत्या शशांक, ठीक ना, शशांक के द्वारा कर दी गई थी और इसे बंदी बना लिया गया था। बाद में हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लेता है, और जब कर लेता है तो ये इसको बंदी बना देते हैं, तो ये विक्षिप्त हो जाती है और विंध्य क्षेत्र में ये आत्महत्या करने वाली रहती है। उसी समय दिवाकर मित्र से विंध्य पर्वत श्रेणी के जंगलों में हर्षवर्धन इन्हें खोजने में सफल हो जाता है और प्राप्त होता है, ठीक। ये हर्षवर्धन कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन अपने बहन को ही कन्नौज की शासिका की गद्दी पर बैठाया था, ठीक ना। नेक्स्ट, हर्षवर्धन राजस्व में भौमिक कर वसूल करने वाला होता था। तो जमीन का हिसाब रखने वाला हर्षवर्धन हर्षकालीन राजस्व व्यवस्था में भौगिक कर वसूल करने वाला होता था।
तो जमीन का हिसाब किताब रखने वाले को क्या कहा जाता था? तो जमीन के हिसाब किताब रखने वाले को बच्चा ये आपको पुस्तपाल के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? पुस्तपाल जो था ये जमीन के देख रेख करने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट, हर्ष ने दिग्विजय की नीति को अपनाते हुए किसे पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो आपको ये इसमें से आपको अधीन मित्र को, शशांक को, देवगुप्त को या इनमें से किसी को भी नहीं, तो भैया ये आपको कभी इसको पराजित नहीं कर पाया। हर्षवर्धन इसे बंगाल तक खदेड़ता हुआ गया, लेकिन इसे पराजित करने में सफलता हर्षवर्धन को नहीं मिली। लेकिन ये आपको जो है देवगुप्त, किसे? देवगुप्त को इसने पराजित किया और पराजित करके इसके हत्या अपने अधीनता स्वीकार करवाई। ये आपको कहाँ का था? तो मैत्रेय वंशीय शासक था और आपको सौराष्ट्र का शासक था। सौराष्ट्र या गुजरात का शासक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। हर्षवर्धन साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी महाबलाधिकृत होता था। ठीक ना, महाबलाधिकृत को सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कहा जाता था। तो गज सेना के प्रधान को क्या कहते थे? तो कटुक। गज सेना के प्रधान को कटुक कहा जाता था। ये हर्षवर्धन के काल में गज सेना का प्रधान जो था वह आपको कटुक कहलाता था। ठीक ना। अब यहीं पे और बातें, जैसे हस्त सेना का प्रधान कटुक था, प्रधान सेनापति बलाधिकृत था, तो सर्वोच्च सेनापति को महाबलाधिकृत भी कहते थे। और बलाधिकृत किसे कहा जाता था? तो बलाधिकृत जो था वह सेना का प्रधान जो था वो बलाधिकृत होता था। सेना का प्रधान, दो बातें हैं, एक सेना का प्रधान, एक सभी, यानी सेना का प्रधान का मतलब स्थल सेना का प्रधान, और सभी सेनाओं का प्रधान जो था वो महाबलाधिकृत कहलाता था। ठीक। हर्षकालीन साम्राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए कितनी गांवों से होने वाले आय राज्य के ओर दे दी जाती थी? आपको 100, 80, 120 या 200। ये प्रश्न आपको परीक्षा में हर बार पूछा गया है। तो 100 गांवों से प्राप्त होने वाले आय को नालंदा विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाता था। अब नालंदा विश्वविद्यालय आप सब पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी स्थापना किसने की थी? तब आपको कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था 415 ईस्वी के आसपास। 400 कहीं कहीं 10, कहीं कहीं 15 देता है। ठीक ना। ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का केंद्र था। महायान शाखा का केंद्र, महायान शाखा का केंद्र था, का केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट, इसको वेनसोंग के समय यहाँ के कुलपति, ठीक ना, कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। शीलभद्र आपको थे। ठीक। नेक्स्ट, आपको इसे नष्ट किसने किया था? तो इसे आपको गौरी का एक सिपाह सलाहकार आपको जो था
कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा दिन बख्तियार, ऐसे नहीं, बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, आगे हर्षवर्धन के साम्राज्य के पूरी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मैंने आपको एक दिन प्रश्न गुप्त काल करा रहा था, तो गुप्त काल के उत्तरवर्ती समय में सामंतों की बहुलता बहुत अधिक प्रधानता बढ़ गई थी, और हर्षवर्धन के काल में ये सामंत जो थे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। कई जगहों पे तो यह जानकारी भी मिलती है कि हर्षवर्धन का शासनकाल जो था वह सामंती व्यवस्था पर आपको आधारित था। किस पर? तो सामंती व्यवस्था पर आपको आधारित बतलाया गया है। ठीक ना, ये बातें हुई। अब हर्षवर्धन के विषय में, हर्षवर्धन लगभग 16 वर्ष के अवस्था में आपको थानेश्वर के गद्दे पर बैठा। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर को न बनाकर बल्कि कन्नौज को इसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वेनसोंग के जीवनी लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो वेनसोंग के जीवनी ही ली के द्वारा लिखा गया था। जबकि इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो फो केउ के इसकी रचना है। जबकि सी यू के किसके है? तो हर्षवर्धन वेनसोंग के सेव की फो क्यों के आपको फाहियान की है, और हीली ने वेनसोंग के जीवनी लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट, चीनी यात्री वेनसोंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस बौद्ध विद्वान से थानेश्वर में आपको शिक्षा प्राप्त की थी? तो थानेश्वर में इसे कोई और शिक्षित नहीं किया था, बल्कि थानेश्वर में इसे शिक्षित करने वाला व्यक्ति जयगुप्त था। जयगुप्त से इसने शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक ना, ये आपको वेनसोंग जो था भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन अध्यापन करने हेतु आया था। लगभग इसने 15 वर्षों तक भारत में रहा और यहाँ रहकर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। साथ ही साथ वेनसोंग जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में, और इसके साथ साथ आपको ध्रुव द्वितीय के दरबार में भी यह गया था और समूचे भारत का यह भ्रमण किया। ठीक ना, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहकर संबोधित किया। क्या कहा? शिलादित्य कहकर संबोधित किया। चलिए नेक्स्ट, बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख से वर्धन वंश के किन प्रारंभिक राजाओं के जानकारी प्राप्त होते हैं? यानी बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये आपको पता, वर्धन वंश से। किससे? वर्धन वंश, या इसे ही एक और नाम बोलते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश भी इसे कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन,
या प्रभाकर वर्धन। तब यहाँ आप जवाब दीजिएगा कि नरवर्धन की भी, राज्यवर्धन की भी, आदित्यवर्धन की भी और प्रभाकर वर्धन, यानी इन सभी की जानकारी आपको मिलती है। एक वंशावली पीढ़ी जो है ये आपको बांसखेड़ा अभिलेख जो हर्षवर्धन के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक ना, हर्षवर्धन द्वारा बांसखेड़ा अभिलेख लिखाया गया था। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए। आपको जो है कि उत्तर गुप्त, कृष्णगुप्त, मौखरे, आपको जो है कि अश्वपति, एक तरफ राजवंश है और दूसरे तरफ उसके संस्थापक हैं। पुष्यभूति तो नरवर्धन और वर्मन वंश का किसने, तो पुष्यवर्मन। ये आपको मिलान करने के लिए आपको श्रृंखला दिया गया है। तो आपको गुप्त वंश की स्थापना जो है ये कृष्णगुप्त के द्वारा किया गया। मौखरी वंश के स्थापना अश्वपति के द्वारा किया गया। पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्मन के द्वारा किया गया और आपको वर्मन भूत के स्थापना पुष्यवर्मन के द्वारा वर्मन वंश के स्थापना। तो इस तरह 1, 2, 3 और 4 ये आपको बिल्कुल सही आंसर है। 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 3 यानी आंसर संख्या 3 जो है ये आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में आपको हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युवान चौहान को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको जो है कि वल्लभ नरेश ध्रुवसेन से भी मिला। ध्रुवसेन द्वितीय से इसकी मुलाकात हुई। नेक्स्ट, कांची के राजा जो थे नरसिम्ह वर्मन प्रथम से आपको इसकी मुलाकात हुई। आपको गौड़ वंशीय नरेश शशांक से इसने नहीं मिला था और कश्मीर के राजा से भी इसने मुलाकात की। तो 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन संख्या आपको जो है चौथा आपको बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, यहीं पे आप और कर सकते हो। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय से भी इसकी मुलाकात हुई थी। ये इससे भी मिला था, ठीक, इसके दरबार में भी गया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासन काल के समय वल्लभी का शासक कौन था। शशांक था या आपको ध्रुवसेन था या भास्कर था या पुलकेशिन द्वितीय था। तो उस समय आपको वल्लभी का शासक, जिसे मैत्रेयक वंशीय शासक कहा गया है वल्लभी को, और ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन द्वितीय जो था ये हर्षवर्धन का दामाद भी था, दामाद भी था। जबकि पुलकेशिन द्वितीय जो था यह चालुक्य वंशीय था, चालुक्य वंशीय आपको यह था। ये बातें आपको हुई। तो वल्लभी गया था और वल्लभी में इसका काफी मान सम्मान भी हुआ। चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का काम किया। तो मैंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन अध्यापन का कार्य कुल आपको 12 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। अब यहीं पे इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य
कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन? शीलभद्र जो थे इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में आपको शीलभद्र का जो था वो चल रहा था। लगभग आपको जो है कि 630 ईस्वी में यह भारत पहुंचा और 13-14 वर्षों तक इसने अध्ययन अध्यापन का आपको कार्य किया। ठीक ना। इसके द्वारा CUK नामक पुस्तक के रचना भी की गई। ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में। नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को किसने रोका? ये आपको पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। तो मैंने बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने आपको हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को रोका। ये सही बात है। अब यहीं पे हम लोगों को देखना है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी आप सबको कहाँ से मिलती है, तब मैं बता दूं कि इसकी जानकारी आपको जो है ये रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। कहाँ से? रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से, के एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होते है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तकों में उल्लिखित है? तो हर्ष के सूचनाएं आपको कल्हण की पुस्तक में आपको उल्लिखित है। अब कल्हण जो था ये आपको कल्हण ने राजतरंगिणी, उसकी राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी। ये बात हो। राजतरंगिणी की भाषा क्या है? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक ना। इसकी शैली क्या है तब बताइएगा कि यह महाभारत शैली पर यह लिखा गया है। और राजतरंगिणी में ही आपको अशोक को कश्मीर का संस्थापक बताया गया है। अशोक को कश्मीर का संस्थापक बताया गया है। और बातें तो इसमें कल्हण ने ही कहा है कि अशोक जो था प्रारंभ में बौद्ध धर्म, प्रारंभ में शैव धर्म को मानने वाला था, वो मानने वाला था। ठीक ना। और इसने ही कहा है कि हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म को मानने वाला था या शैव धर्म को मानता था। ऐसी बातें जानकारी दी जाती। नेक्स्ट आइए, भारत में नारियल की खेती कब प्रारंभ हुई? गुप्त काल में, सातवाहन काल में, पल्लव एवं पश्चिमी गंगा काल में या मौर्य काल में? ये आपको प्रश्न कहाँ से भाई आ गया? ये तो प्रश्न दूसरी जगह का है। ठीक ना। चलिए फिर भी हम लोगों को जवाब देना ही है। तो आपको इसके खेती जो है नारियल की खेती कब प्रारंभ हुई? तो
तो सातवाहनों के काल में नारियल की खेती प्रारंभ हुई। ये प्रमुख बात आप सबके सामने रहे। नारियल की खेती सातवाहनों के काल में रही। सातवाहन के विषय में मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि सातवाहन जो थे ये मौर्यों के पतन के पश्चात सबसे लंबे समय तक भारत में शासन करने वाले यदि कोई थे तो सातवाहन थे। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था कौन था, तो सिमुक या सिंधुक था। सिमुक या सिंधुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता है। जब बात आ जाए तो सर्वप्रथम आपको जो है कि सीसा एवं पोटीन के सिक्के किसने चलवाए थे, तब आपको सातवाहनों के द्वारा ही सर्वप्रथम सीसा या पोटीन का सिक्का चलवाया गया था। नेक्स्ट आइए अगले राजवंश में। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथों में रहता था, तो गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व जो था ये आपको ग्राम सभा के पास होते थे। किसके पास, तो ग्राम सभा के पास आपको जो था ये गुप्तोत्तर काल में भूमि का यही रहता था, और खासकर हर्षवर्धन के काल में भी देखने को मिला। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में भारत के आयात के प्रमुख मद क्या थे, तो भारत के आयात के प्रमुख मद जो थे ये गुप्तों के इसमें आपको जो थे औषधि, चमड़े की वस्तु, घोड़े या रेशम। तो गुप्तोत्तर काल में घोड़ों का आयात सबसे ज़्यादा होता था और मद भी वहीं से प्राप्त किया जाता था। हर्षवर्धन के काल में आपको खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र थे। यह किसका कथन है, डंडे का, सुबंधु का, वाण का या वेन सॉन्ग का। तो ऐसी बातें आपको किसके द्वारा कही जाती है, तो वेन सॉन्ग ने यह बात कहा है। वेन सॉन्ग ने अपने यात्रा वृत्तांत CUK में इस बात का जिक्र किया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं और देखिए अगले प्रश्न में थे अब देखिए पूछ रहा है कि नालंदा बिहार का खर्च कैसे चलता था। पिछली बार तो मैंने बताया कि 200 गांवों से प्राप्त होने वाले आय से इसका चलता था। अब पूछ रहा है कि खर्च किससे आपको चलता था, तब आप क्या देंगे, ग्रामदान से या आपको कराधान से या भिक्षादान से या भूमिदान से। तो भैया हर्षवर्धन में मैंने पहला ही शायद दूसरा क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन के काल में आपको जो था 100 गांव 100 ग्राम जो थे ये आपको नालंदा बिहार का खर्च का वहन करते थे, और ग्राम दान से ही आपको जो था नालंदा बिहार का खर्च चलता था। नेक्स्ट देखिए, गुप्तोत्तर कालीन कर प्राप्त प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण कह रहा है। सवाल को देखिएगा, असामान्य लक्षण भाग लागू करना था, या पूजा स्थलों एवं तीर्थ स्थलों पर कर एवं शुल्क लगाना था, या लोक मनोरंजन के साधनों पर कर लगाना था, या हाथियों पर कर लगाना था। ठीक ना, इसमें आपको जो था वह पूजा स्थलों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क जो था ये लगाया जाता था, और यही असामान्य लक्षण गुप्तोत्तर कालीन प्रणाली के मिलते हैं।
किस काल में भूमि दान की प्रक्रिया तीव्र हुई? यानी भूमि दान की प्रक्रिया किसके काल में बहुत अधिक बढ़ गई थी, बहुत अधिक तीव्र हो गई थी? ये आपको सवाल पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा आपको ये प्रश्न है। तो इसका जवाब आप बड़े ही शालीनता और बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और वह था गुप्तोत्तर काल में। ठीक, देख भाई, गुप्त काल में भूमि दान देने की व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सातवाहनों के काल में। ठीक ना, भूमि दान देने की व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो सातवाहनों के द्वारा हुई। लेकिन पूछ रहा है कि भूमि दान की प्रक्रिया तीव्र हुई तो गुप्तोत्तर काल में, और खासकर हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आपको भूमि दान देने की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो गई थी। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था, और ये व्यापार किसका? स्वर्ण मुद्राओं द्वारा, कौड़ियों द्वारा, या ताम्र मुद्राओं द्वारा, या रजत मुद्राओं के द्वारा। तब आप जवाब दीजिएगा कि रजत मुद्राओं के द्वारा आपको गुप्तोत्तर काल में बंगाल में व्यापार होता था। गुप्तोत्तर काल में बंगाल में यदि देखा जाए तो सबसे कौन सा वंश था? तो गौड़ वंश था। गौड़ वंश यहाँ था, और गौड़ वंश का शासक कौन था? तब शशांक शासक था। ठीक ना, गौड़ वंश का। ठीक, ये जो था यह शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। इसने और क्या क्या था? तो इसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला। इसके साथ साथ ही इसने मौखरी वंशीय ग्रहवर्मन की हत्या की। ग्रहवर्मन एवं राज्यवर्धन की हत्या की। इसे लेकिन हर्षवर्धन कभी पराजित नहीं कर पाया। जब भी बंगाल पर आक्रमण किया, ये छोड़कर सुदूरवर्ती क्षेत्र में चला गया और बचता रहा यह हर्षवर्धन से। नेक्स्ट, हर्ष के समय में कहाँ से उल्लेख मिलता है? हर्ष के समय में आपको जो है बाणभट्ट से उल्लेख मिलता है। कहाँ से? तो हर्ष के समय की जानकारी आपको बाणभट्ट से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे बाणभट्ट को नहीं मानता, ये आपको कल्हण को मानता है। कहाँ से? कल्हण जो था हर्ष के समय में कहाँ से उल्लेख मिलता है? तो हर्ष का उल्लेख आपको दोनों ऑप्शन चूंकि सही होना चाहिए, लेकिन एक शब्द दिया है समय की। हर्षवर्धन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तब आपको देता तो बाणभट्ट से मिलता। बाणभट्ट ने हर्षचरितम में हर्ष की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जबकि आपको समय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कल्हण के राजतरंगिणी से हर्षवर्धन के समय की जानकारी मिलती है। ये आपको किसके दरबारी थे? तो कालिदास जो थे ये विक्रमादित्य के दरबारी थे। विक्रमादित्य
द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार क्या था? तो जमींदारी का निर्णय, उपज का आधा भाग, भूमि का प्रकार या भूमि का आकार। तो भूमि के प्रकार पर ही आपको भू राजस्व वसूल किया जाता था। किस पर? भूमि के प्रकार पर ही राजस्व वसूल किया जाता था। और यह उपज का आपको कितना लिया जाता था? तो ये उपज का 1/4 से 1/6वां भाग आपको लिया जाता था। और भू राजस्व जो था, आय का प्रमुख साधन क्या था? आय का प्रमुख साधन कृषि था। प्रमुख साधन कृषि था। प्रमुख साधन आपको कृषि माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। तो इस तरह प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। आप सबने देखा शानदार तरीके से प्रश्न को थे और चीज़ें इसी तरह आप सब अपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सटीक और सही तरीके से करिए, ठीक ना। तो आज आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।